हेलो एवरीवन। बी थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट पेपर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा जॉन लॉक। जॉन लॉक के राजनीतिक विचारों के बारे में हम जानेंगे कि सामाजिक समझौता के ऊपर उनके क्या विचार हैं, संपत्ति के ऊपर उनके क्या विचार हैं, किस तरीके से उन्होंने प्रभुसत्ता को राज्य में निहित बताया है। तो आइए जानते हैं जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड में 1632 ईस्वी में हुआ। जॉन लॉक ने अपनी शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की। ये एक डॉक्टर थे, इन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में अपनी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन राजनीति के में इनका योगदान अतुलनीय है। राजनीति से भी ये प्रभावित थे। इन्होंने अपने बचपन में इंग्लैंड में गृह युद्ध का समय देखा। वो समय देखा जब चार्ल्स प्रथम को मृत्यु दंड दिया जाता है और संसद का नेता क्रॉमवेल शासन को अपने अधिकार में ले लेता है। उसके बाद इन्होंने ये 1688 की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से प्रभावित थे, जब निरंकुश राजतंत्र का अंत होता है और संसद की प्रभुसत्ता स्थापित होती है। तो जानते हैं सामाजिक समझौता। जॉन लॉक सामाजिक समझौते के सिद्धांत का सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वह राज्य की प्रभुसत्ता का वास उन्हीं लोगों में करते हैं जो उनकी रचना करते हैं। अर्थात जैसा कि हम जानते हैं कि अगर समझौतेवादियों की बात की जाए तो तीन विचारक हमारे सामने आते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो। लेकिन लॉक सच्चे समझौतावादी कहलाए जाते हैं, चूंकि इन्होंने जो प्रभुसत्ता है उसका किसमें निहित बताई है, वो राज्य में व जो समाज है उसमें निहित है, जो लोगों का समुदाय है। क्योंकि लोगों ने ही अपने लिए राज्य का निर्माण किया है। किस लिए? अपनी प्राकृतिक अवस्था में कुछ विषम परिस्थितियां थी, उनमें सुधार करने के लिए पहला समझौता हुआ, समुदाय बना, जिसे राज्य कह लें या समाज कह लें। फिर उसके बाद एक शासक की स्थापना होती है। इन्होंने अपने बचपन में इंग्लैंड का गृह युद्ध देखा और जब 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से प्रभावित थे, जब राजा जेम्स द्वितीय के भागने के बाद उनकी बेटी को संसद ने क्या किया, उनकी बेटी मैरी और मैरी के जो हस्बैंड थे उनके दामाद विलियम को राजपद सौंप दिया। और उसके बाद 1689 का बिल ऑफ राइट संसद द्वारा पारित किया गया, जिस पर इन दोनों ने हस्ताक्षर कर निरंकुश जो राजतंत्र था उसको समाप्त करके संसद की सर्वोच्चता स्थापित करके वहां सत्ता परिवर्तन किया इंग्लैंड में, जिसे हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। बात करते हैं जॉन लॉक की रचनाएं। तो जॉन लॉक ने कई रचनाएं लिखी, लेकिन इनकी 2 ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, शासन पर लेख, इन्होंने अपने समय से इतने प्रभावित थे, इसलिए इनकी रचनाओं को शासन का लेख भी, समाज का लेख भी कहा जाता है, समय का लेख भी कहा जाता है, समय का लेख। इनका जो पहला ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट था वो रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय सिद्धांत का खंडन करता था। मतलब राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा इन्होंने बताई है। दूसरा इनकी जो ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट थी वो हॉब्स के विचारों से प्रभावित थी, जिससे इन्होंने अपने सामाजिक समझौते को बताया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से हुआ है। तो बात करते हैं जॉन लॉक के राजनीतिक विचार इन्होंने प्रस्तुत किए। अपने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर इन्होंने अपने विशेष सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो सामाजिक समझौता ये बताते हैं, ये भी हॉब्स की तरह प्राकृतिक अवस्था को इमेजिन करते हैं, कल्पित अवस्था है प्राकृतिक अवस्था। ये बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था थी। उस अवस्था में सभी को 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे: जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। और सभी लोग आपस में शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन समाज में एक ऐसी नियमित संस्था नहीं थी, एक ऐसी वैधानिक संस्था की कमी थी जो कि संपूर्ण उसमें एकात्मकता ला सके और सबके ऊपर कंट्रोल कर सके। तो कानून निर्माण वाली संस्था की
कमी थी, कुछ कमियां थी, जिनके कारण लोगों ने आपस में समझौते से राज्य का निर्माण किया, ऐसा लॉक बताते हैं। लॉक कहते हैं कि दो प्रकार से समझौते हुए। पहला समझौता होता है लोगों के बीच, जिससे समुदाय का निर्माण होता है अर्थात राज्य का निर्माण होता है। दूसरा समझौता होता है लोग आपस में मिलजुल कर एक ऐसे व्यक्ति को अपने लिए राजा या शासक के रूप में निर्धारित करते हैं और अपने कुछ अधिकार उसको दे देते हैं। किस शर्त पे? ताकि वो जो व्यक्ति है वो उसके जो लोगों के प्राकृतिक अधिकार है उनकी रक्षा करेगा। तो समाज में एक व्यवस्थित सरकार की स्थापना करने के लिए सामाजिक समझौता लोगों के द्वारा हुआ। चूंकि लोगों ने समझौता किया है तो लोग इस समझौते से अलग भी हो सकते हैं। समझौता बहुमत के आधार पर हुआ है, सर्वसहमति से हुआ है, और अगर राजा अपने कर्तव्यों का पालन सही रूप से नहीं करेगा या शासक अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होगा तो जनता को यह अधिकार होगा कि वो उस समझौते से हट सके और उस राजा को हटा सके पद से और नया अपने लिए शासक चुन सके। तो इस तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की नवीन अवधारणा जॉन लॉक ने प्रस्तुत की है। प्रकृति का कानून। जॉन लॉक भी प्रकृति के कानून को मानते हैं। तो ये कहते हैं कि प्रकृति ने समानता के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान बनाया है। तो प्रकृति का कानून क्या करता है? समानता के नियम पर आधारित है। फिर ये बताते हैं कि प्रकृति का जो कानून है वो विवेक पर आधारित है। विवेक, चूंकि जब प्राकृतिक अवस्था थी उस समय ना तो हमारे पास कोई ऐसी संस्था थी जो लोगों पर नियंत्रण कर सके, कानून बना सके, तो उस समय लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे? विवेक से, बुद्धि से, आपस में वो अपने नियम, अपने अधिकारों का उतना प्रयोग करते थे जिससे कि दूसरे के अधिकारों में बाधा उत्पन्न ना हो। तो इस तरीके से प्रकृति का कानून विवेक पर सम्मत है। फिर ये कहते हैं कि प्रकृति का कानून स्वार्थ की भावना लोगों में पैदा करता है। कैसे? कि लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि उनके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हो और वो अपने इन अधिकारों को बचाने के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा स्वार्थी हो जाते हैं। प्रकृति के कानूनों में सबसे अधिक जो महत्व दिया गया है वो संपत्ति के अधिकार को दिया गया है। प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता पर जॉन लॉक के क्या विचार हैं? जॉन लॉक कहते हैं कि प्रभुसत्ता जो है, सॉवरेंटी जो है, वो राज्य में निहित है। मतलब कि शासक में संप्रभुता नहीं है, बल्कि राज्य सरकार राज्य के अंतर्गत आती है और लोगों के पास कुछ अधिकार है जिनसे कि वो अपने अधिकारों के प्रयोग द्वारा राजा शासक को उसके पद से भी हटा सकते हैं, सरकार के स्थान पे नई सरकार भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुसत्ता जो है वो बहुमत के आधार पर और जो समुदाय है उसमें निहित है। प्राकृतिक अधिकार। ये कहते हैं कि मनुष्य को जन्म से ही कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। और ये वो अधिकार है जिनको सुरक्षित रखने के लिए लोगों ने एक शासक चुना है जो उसके अधिकारों की रक्षा करेगा। लेकिन अगर शासक करने में असमर्थ है तो लोग क्या करेंगे? अपने इन्हीं अधिकारों के प्रयोग द्वारा सरकार को गिरा भी सकते हैं। संपत्ति। तो अगर जॉन लॉक की बात करें तो इन्हें उदारवादी विचारक के भी संज्ञा दी जाती है, प्रथम उदारवादी विचारक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संपत्ति पे अपने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए। जैसा कि अगर हम बात करें, हमने प्लेटो को पढ़ा, तो प्लेटो क्या कहते हैं? निजी संपत्ति का समर्थन ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि निजी संपत्ति भ्रष्टता लाती है। तो लेकिन ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि संपत्ति व्यक्ति की वो अधिकार है जिसको उसने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने बुद्धि के प्रयोग द्वारा हासिल किया है। तो ये अधिकार पर उसका प्रभुत्व है और उसे निजी संपत्ति का ये समर्थन करते हैं। ये बात करते हैं कि प्रकृति ने हमें जो भी प्राकृतिक हमारे आसपास वस्तुएं हैं, प्राकृतिक वातावरण है, उसके द्वारा मनुष्य उस पर अपने श्रम का प्रयोग करके, जैसे ये कहते हैं जिस भूमि पर सबसे पहले जिस व्यक्ति ने हल चलाया वो भूमि उसकी हो गई, पेड़ को जिस व्यक्ति ने काटा उस पेड़ की लकड़ी उस व्यक्ति की हो गई। तो ये संपत्ति उसकी स्वयं की संपत्ति है, इस पर समाज का कोई अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को ये कहते हैं ईश्वर ने प्राकृतिक जो संपदाएं दी है वो व्यक्ति के कल्याण के लिए दी है, लेकिन संपत्ति को ग्रहण करना, संपत्ति अच्छे साधनों के प्रयोग द्वारा अगर ग्रहण की है तो वो अच्छी है,
इसीलिए ये कहते हैं कि अगर सही रूप से संपत्ति का प्रयोग किया जाता है तो संपत्तिवान और संपत्तिवान हो जाता है, अगर गलत तरीके से संपत्ति अर्जन किया जाता है तो संपत्ति का नाश हो जाता है। और ये कहते हैं कि संपत्ति के अधिकार को स्वयं ईश्वर ने ही दिया है, तो ये व्यक्ति से नहीं छीना जा सकता है। सहमति का सिद्धांत, सहमति का सिद्धांत ये क्या कहते हैं, ये बताते हैं कि सहमति के द्वारा लोगों ने आपस में समझौता किया जिससे समुदाय का निर्माण हुआ, उसके बाद जो दूसरा समझौता हुआ उससे शासक का सरकार का निर्माण होता है। तो ये बात करते हैं कि सहमति, सहमति कैसे है, सहमति जितनी भी जनता है उसकी टोटल सहमति नहीं है, बल्कि उसमें से बहुमत जो मेजॉरिटी है उसकी सहमति है, तो बहुमत के द्वारा वो सबकी सहमति मानी जाएगी जिसके द्वारा समर्थन सामाजिक समझौता हुआ है। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि जिस पीढ़ी ने आपस में सहमति दी है उससे नेक्स्ट जो पीढ़ी आएगी उसको दोबारा अपनी सहमति देनी होगी। तो ये सहमति का सिद्धांत बताते हैं। सहमति, चूंकि सहमति लोगों ने दी है और लोगों ने मिलकर राज्य का निर्माण किया है, चूंकि उनके प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित रह सके, तो लोगों को ये भी अधिकार है कि वो सहमति के द्वारा अगर राजा कोई गलत कार्य करता है या शासक या सरकार असमर्थ है अपने कार्यों का प्रतिपादन करने में, तो लोगों को ये अधिकार है कि वो बहुमत से द्वारा या सहमति से उस सरकार को अपने पद से हटा दे और नवीन सरकार का निर्माण कर सके। तो ये है सहमति का सिद्धांत। श्रेष्ठ राज्य का सिद्धांत, लॉक जो है वो कहते हैं कि राज्य एक साधन है ना कि साध्य, और जिसका निर्माण किसने किया है, जिसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया है। तो राज्य का भी ये दायित्व है कि राज्य क्या करे, राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करे। तो ये कहते हैं कि ऐसा श्रेष्ठ राज्य जहां सभी व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित रह सके। राज्य का विरोध, ये भी हॉब्स की तरह राज्य के विरोध की स्वतंत्रता देते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, स्वतंत्र बनाया, उन्हें जीवन का अधिकार है, उन्हें संपत्ति रखने का। तो ये कहते हैं कि अगर राज्य या सरकार अपने कार्यों का निष्पादन सही रूप से नहीं कर रही है या लोगों के प्राकृतिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो लोगों को ये आजादी है, लोगों को ये अधिकार है कि वो उस राज्य से, उस समझौते से अलग हो जाए और ईश्वर से प्रार्थना करके क्रांति का आह्वान करें और क्या करेंगे, बहुमत द्वारा राज्य जो सरकार है उसका उसे हटा देंगे, उसे गिरा देंगे और नवीन सरकार की स्थापना होगी। तो राज्य के विरोध का बात करके जॉन लॉक के विचारों में हमें व्यक्तिवाद की झलक दिखाई पड़ती है। तो ये थी जॉन लॉक के राजनीतिक के क्षेत्र में क्या विचारधाराएं हैं। लेकिन जॉन लॉक के जो विचार है वो अपने आप में, जैसे जॉन लॉक कहते हैं कि निद्रित सरकार, तो ये जागृत और निद्रित का जो कॉन्सेप्ट है उसको कुछ क्लियर नहीं किया है, इसलिए भी कुछ विचारक इनकी आलोचनाएं करते हैं। लेकिन अगर राजनीति में या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम देखें तो हमें जॉन लॉक के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं वही कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। तो जॉन लॉक का राजनीति के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।